हेलो एवरीवन, सो हाय दिस इज सौरभ रैना। इस वीडियो में हम 2025 के जो भी पीवाईक्यू आए थे सोल्यूशन चैप्टर के सारे पीवाईक्यू हम सॉल्व करेंगे और इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आप अगर अपनी प्रिपरेशन बेटर करना चाहते हो तो मैंने अपने लास्ट 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस यूज करके ना एक क्वेश्चन बैंक निकाला है। इस क्वेश्चन बैंक में ना आपको सारे रिवीजन नोट्स मिलेंगे, आपको चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, लेटेस्ट क्वेश्चन, एमसीक्यू, असर्शन, रीजन, केस बेस्ड क्वेश्चन, हर एक चीज मिलेगा जो आपकी प्रिपरेशन को बेटर करेगा। तो अगर आप बोर्ड एग्जाम में 95 से ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हो तो इस क्वेश्चन बैंक को आप कंसीडर कर सकते हो। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में अगर आप बाकी सब्जेक्ट का भी क्वेश्चन बैंक साथ में बंडल में लेना चाहते हो तो उस पर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे सोल्यूशन चैप्टर की। ये सारे पीवाईक्यू 2025 के हैं। पहला क्वेश्चन है स्टेट हेनरीज लॉ, Why are aquatic species are more comfortable in cold water as compared to warm water? ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। सबसे पहले हेनरी लॉ क्या होता है? द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज। सपोज हमारे पास एक क्लोज्ड कंटेनर है, उसमें लिक्विड है और उसके ऊपर गैस प्रेजेंट है। अब गैस का जो प्रेशर होगा ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि गैस कितनी डिजोल्व होती है वाटर में। अगर ऊपर जो गैस है उसका प्रेशर ज्यादा है तो वो ज्यादा सोल्यूशन में डिजोल्व होती है। तो हेनरी लॉ क्या बताता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज अबव द लिक्विड, जो पार्शियल प्रेशर है गैस का, इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सोल्यूशन। कितना गैस डिसॉल्व हो रहा है सोल्यूशन में, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द काई विच इज मोल फ्रैक्शन। इसको हम इक्वेट करते हैं, P इज इक्वल टू KH काई। KH होता है हेनरी लॉ कांस्टेंट और ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस पे। इसके साथ क्वेश्चन है व्हाई आर एक्वेटिक स्पीशीज मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर एज कंपेयर टू वार्म वाटर। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो ना तो याद रखना जो सॉल्युबिलिटी है ऑक्सीजन का वो डिक्रीज होता है। इंक्रीज इन टेम्परेचर डिक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर। और जो एक्वेटिक स्पीशीज है उनको सर्वाइवल के लिए ना ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। एज ए रिजल्ट अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन डिक्रीज। जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो डिक्रीज होता है। हेंस एक्वेटिक स्पीशीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर, क्योंकि कोल्ड वाटर में जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू वार्म वाटर। सेकंड क्वेश्चन है स्टेट राउट्स लॉ फॉर ए सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल लिक्विड। व्हाई इज द वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज लोअर देन दैट ऑफ वाटर। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। आंसर है इट स्टेट्स दैट, जो राउट्स लॉ है ये हमें बताता है फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड, अगर हमारे पास वोलेटाइल लिक्विड है, दोनों लिक्विड जो है वो वेपर्स बना सकते हैं, उन्हें वोलेटाइल लिक्विड कहते हैं। अगर उनका सॉल्यूशन है पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन, जो पार्शियल प्रेशर होगा ईच कंपोनेंट का इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। तो जितना ज्यादा कंपोनेंट सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, जितना ज्यादा उसका मोल फ्रैक्शन होगा उतना ज्यादा वो वेपर्स बनाएगा। तो यही क्या है? राउट्स लॉ है। तो P1 is directly proportional to chi1, तो partial pressure of component 1 is directly proportional to mole fraction of component 1, P2 is directly proportional to chi2। इक्वेट करने के लिए हम लिखते हैं P1 is equal to P01 chi1, P2 is equal to P02 chi2। P01 P02 जो है वो है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 1 एंड सेकंड। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है जब आप ग्लूकोज डालते हो वाटर में वेपर प्रेशर कम क्यों होता है? व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लाइक ग्लूकोज, जो ग्लूकोज है ये वोलेटाइल नहीं होता, ये वेपर्स नहीं बनाता। जब आप इसको वाटर में ऐड करते हो ना तो ये कवर कर देता है सरफेस ऑफ द सॉल्यूशन। तो सरफेस ऑफ द वाटर में क्या आता है? जो ग्लूकोज है उसके मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं विच प्रिवेंट द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एस्केपिंग फ्रॉम द सरफेस इन फॉर्म ऑफ वेपर। तो जो वाटर के मॉलिक्यूल है वो वेपर्स बनाना चाहते हैं, वो इवेपोरेशन करना चाहते हैं, बट सरफेस पे अगर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल है तो वो कम वेपर्स बनाते हैं। एज ए रिजल्ट क्या होता है? वेपर प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन है हेनरी लॉ कांस्टेंट दिया हमें CO2 का इन वाटर 1.67 10⁸ PA मतलब पास्कल एट 298 केल्विन। हमें कैलकुलेट करना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर व्हेन पैक्ड अंडर प्रेशर दिया हुआ है 2.53 10⁵ पास्कल एट सेम टेम्परेचर। तो जो गिवन है न्यूमेरिकल्स में पहले वो हम लिखते हैं। KH हमें दिया हुआ है, ये हमने लिख लिया। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 दिया हुआ है, लिख लिया। वॉल्यूम ऑफ द जो सोल्यूशन है ये दिया हुआ है 500 ml। हमें पता है पार्शियल प्रेशर किसके इक्वल होता है? CO2 का KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2। सबसे पहले हम मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। हमारे पास क्या है? पार्शियल प्रेशर हमें दिया हुआ है 2.53 10⁵ डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? KH हो जाएगा। KH का भी हमें वैल्यू दिया 1.67 10⁸। तो इससे हम मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 निकाल सकते हैं। ये आएगा 1.515 10⁻³ हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 मिल गया।
हमें पता है मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन किसके बना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। अगर हम देखें ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर काफी ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, तो एडिशन में ना हम ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 को इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि ये नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। ठीक है, तो नंबर मोल्स ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन। अभी हमने मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट किया था, वो आ जाता है 1.515 10⁻³ हमें वॉल्यूम ऑफ वाटर दिया हुआ था 500 ml, और जो 500 ml है ना, उसको हम अप्रोक्सीमेटली 500 ग्राम भी ले सकते हैं इन केस ऑफ वाटर। अब हमें मोल्स ऑफ वाटर निकालना है। मोल्स ऑफ वाटर किसके इक्वल होगा, मास बाय मोलर मास। वाटर का मोलर मास होता है 18, तो 500 डिवाइड बाय 18 हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर मिल जाएंगे 27.78 मोल्स। ये मिल गया हमें नंबर ऑफ मोल्स। तो हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 निकालना था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हमें वाटर मिल गया, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे। आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 आपको मिल जाएंगे विच इज 0.042 मोल्स। क्वेश्चन नंबर 4 है डिफाइन एज़ोट्रॉप। एज़ोट्रॉप क्या होते हैं, व्हाट टाइप ऑफ एज़ोट्रॉप इज फॉर्म्ड बाय नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, गिवन एग्जांपल। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। सबसे पहले एज़ोट्रॉप क्या होता है, ये बाइनरी मिक्सचर होता है, 2 कंपोनेंट को मिला के बनता है, दैट हैव सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज एंड बॉयल एट ए कांस्टेंट टेंपरेचर। तो 2 कंपोनेंट को मिला के एक ना हमारा मिक्सचर होता है। अगर आप उसको बॉयल करोगे ना, जो लिक्विड फेज में ना जो उनका प्रोपोर्शन है, वेपर में भी उनका जो परसेंटेज है वो सेम रहता है, उनका सेम कंपोजिशन रहता है लिक्विड एंड वेपर फेज में, और वो जो दोनों कंपोनेंट है एक साथ बॉयल करते हैं तो इनका ना कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो इसे एज़ोट्रॉप कहते हैं। अगर हम बात करें व्हाट टाइप ऑफ एज़ोट्रॉप इज फॉर्म्ड बाय नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। नेगेटिव डेविएशन में याद रखना वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो अगर आपको लिक्विड को बॉयल करना है ना, तो आपको ज्यादा टेंपरेचर इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट तब आता है जब वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर वेपर प्रेशर कम हो चुका है तो आपको वेपर प्रेशर इंक्रीज करने की टेंपरेचर को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो यहां पे ना मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप आता है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। इज फॉर्म्ड बाय सॉल्यूशन विच शोइंग लार्ज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ एट स्पेसिफिक कंपोजिशन। अगर इसके हम एग्जांपल की बात करें, 68% नाइट्रिक एसिड एंड 32% वाटर बाय मास इसकी एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 5 है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर दिया 298 केल्विन पे विच इज 24.8 mm ऑफ Hg। कैलकुलेट द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। हमें बताना है कि वेपर प्रेशर कितना डिक्रीज हुआ है। वाटर में अगर आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला तो सॉल्यूशन बनता है और वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है, इसका हमें डिफरेंस बताना। साथ में इन्होंने बताया जो सॉल्यूशन है वो फ्रीज करता है -0.3 डिग्री सेल्सियस में, KF ऑफ वाटर हमें दिया। अगर आप इस क्वेश्चन में देखोगे ना, तो इन्होंने मास ऑफ सॉल्यूट दिया ना मास ऑफ सॉल्वेंट दिया, तो हम इसमें 2 फॉर्मूला यूज करेंगे, एक डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और एक रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और यहां से वैल्यू हम यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। हमें अगर आप देखोगे डेल्टा TF पहले निकालना है। डेल्टा TF किसके इक्वल होता है कि जो टेम्परेचर है वो कितना डिक्रीज हुआ है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 0 है, अभी टेम्परेचर है -0.3 डिग्री सेल्सियस, तो 0 माइनस -0.3 ये 0.3 हो जाएगा। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट में डेल्टा TF की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, KF का करेंगे। W2 क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट होता है। M2 क्या होता है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट होता है। W1 मास ऑफ सॉल्वेंट, ये वैल्यू हमें नहीं दिया, इनटू 1000, तो इन वैल्यू को एक तरफ लिख लेंगे, बाकी वैल्यूज को एक तरफ, तो ये हो जाएगा 0.3 डिवाइडेड बाय 1.86 इंटू 1000। तो इस वैल्यू को हम इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इट इज इक्वल टू P0 माइनस P डिवाइड बाय P इज इक्वल टू Chi2। ये होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट और ये होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। बट क्वेश्चन में हमें सिर्फ बताना है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर कितना डिक्रीज हुआ है। P0 है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विच इज P, तो P0 माइनस P हमें बताना है। इसे हम डेल्टा P भी लिखते हैं डिवाइड बाय P0 Chi2। डेल्टा P बाय P0 इज इक्वल टू Chi2 क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अगर हम देखें ये नॉर्मली डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट से। तो हम क्या कर सकते हैं, जब हम ऐड कर रहे हैं तो हम N2 को इग्नोर कर सकते हैं। तो डेल्टा P डिवाइड बाय P0 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो सॉल्यूट है इज इक्वल टू वेट बाय मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट किसके इक्वल होता है, वेट बाय मोलर मास। अगर आप देखोगे यहाँ पे हमने ऑलरेडी W2 बाय M2 इंटू W1 कैलकुलेट किया, तो ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। वेयरएज M1 क्या है, मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट, और हमें पता है वाटर का मोलर मास 18 होता है, तो आपने ये लिख लिया। ये वैल्यू को आप यहाँ ले जाओगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो डेल्टा P मतलब लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आपको मिल जाएगा विच इज 0.072 mm ऑफ
Hg। क्वेश्चन नंबर 6 है गिव रीजन। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसका ए पार्ट है कुकिंग इज फास्टर इन प्रेशर कुकर देन इन एन ओपन पैन। तो इसका आंसर है जो कुकिंग है वो प्रेशर कुकर में इसलिए फास्टर होता है बिकॉज प्रेशर इनसाइड द कुकर रेजेस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। कुकर के अंदर ना प्रेशर ना हाई होता है। हाई प्रेशर होने की वजह से ना जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का वो भी इंक्रीज हो जाता है और जो फूड है ना वो कुक होता है एट हायर टेम्परेचर। हाई बॉइलिंग पॉइंट होने की वजह से हाई टेम्परेचर पे जो फूड है वो कुक होता है और फास्टर कुक होता है। बी पार्ट है ऑन मिक्सिंग लिक्विड एक्स एंड वाई। हमारे पास 2 लिक्विड है एक्स एंड वाई, हमने मिक्स किया, वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन जो है वो डिक्रीज हो रहा है। हमें बताना है व्हाट टाइप ऑफ डिविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ ये शो कर रहा है और चेंज ऑफ टेम्परेचर क्या हो रहा है। अगर वॉल्यूम डिक्रीज होता है सोल्यूशन को मिक्स करके तो जो डेल्टा वी है वो लेस देन 0 है और ये तब होता है जब नेगेटिव डिविएशन होता है फ्रॉम राउल्ट्स लॉ से, मतलब जो ओवरऑल प्रेशर है वो डिक्रीज हो रहा है। साथ में याद रखना जो इसमें डेल्टा एच है दैट इज ऑल्सो लेस देन 0। डेल्टा एच लेस देन 0 का मतलब क्या है, ये जो प्रोसेस है ये एक्सोथर्मिक होती है तो इसमें हीट रिलीज होती है और हीट रिलीज होने की वजह से ओवरऑल जो टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है ए सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज जिसका मोलर मास है 180 ग्राम पर मोल इन वाटर हैविंग बॉइलिंग पॉइंट। इसका बॉइलिंग पॉइंट है 100.2 डिग्री सेल्सियस। हमें कैलकुलेट करना है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सेम सोल्यूशन। अगर सेम सोल्यूशन है तो दोनों केस में जो मोलैलिटी है वो भी क्या होगी, सेम होगी। मोलर कांस्टेंट फॉर वाटर दिया हुआ है KF का वैल्यू 1.86 केल्विन kg पर मोल, KB का वैल्यू दिया 0.512 केल्विन kg पर मोल। सबसे पहले M2 लिखेंगे, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज कितना है 180 ग्राम पर मोल। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन दिया 100.2 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ। अब सबसे पहले हम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला यूज करेंगे डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी बताता है बॉइलिंग पॉइंट कितना इंक्रीज हुआ है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 है, अभी बॉइलिंग पॉइंट हो गया सोल्यूशन का 100.2, तो 100.2 माइनस 100 0.2 आ गया तो डेल्टा टीबी का वैल्यू आ गया, KF एंड KB का वैल्यू दिया। तो पहला हम फॉर्मूला यूज करेंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का। डेल्टा टीबी जो है 0.2 है, KB का हमें वैल्यू दिया 0.512। हम मोलैलिटी निकालेंगे, मोलैलिटी हो जाएगा 0.2 डिवाइडेड बाय 0.512 तो मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन हमें मिल गया 0.39 मोलर। अब इस वैल्यू को यूज करके हम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट निकालेंगे। क्योंकि दोनों केसेस में सॉल्यूशन हम सेम यूज करें तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इनटू स्मॉल m। डेल्टा TF हमें बताता है कि फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो कितना डिक्रीज हो गया है सॉल्यूशन का। KF का वैल्यू हमें दिया हुआ है 1.86, मोलैलिटी हमने यहां से फाइंड किया 0.39 तो हमें मिल गया 0.725। तो ये है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। अगर 0 डिग्री सेल्सियस है वाटर का टेम्परेचर तो ये जो टेम्परेचर है इतना वो डिक्रीज हुआ है तो हम फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। 0 है वाटर का, इतना टेम्परेचर क्या हुआ है डिक्रीज हुआ है तो हम माइनस 0.725 लिखेंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ जो सॉल्यूशन है वो हो चुका है माइनस 0.725 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 8 है डिफाइन ऑस्मोटिक प्रेशर। ये ना 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स साइड टू सॉल्यूशन साइड अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। नॉर्मली जो फ्लो है सॉल्वेंट का सॉल्यूशन की तरफ होता है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं। अगर आप चाहते हो इस फ्लो को स्टॉप करना तो हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करते हैं सॉल्यूशन साइड पे ताकि जो ये फ्लो है वो स्टॉप हो जाए। दिस प्रेशर दैट जस्ट स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, ये जो हमने प्रेशर अप्लाई किया जो जस्ट स्टॉप करेगा फ्लो ऑफ सॉल्वेंट टुवर्ड्स द सॉल्यूशन साइड, तो इस प्रेशर को हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। इसका सेकंड पार्ट है व्हाई इज मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड इज प्रेफर्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मासेस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स सच एज प्रोटीन एंड पॉलीमर्स। तो प्रोटीन एंड पॉलीमर्स क्या, जब हम मोलर मास पता करते हैं तो उसके लिए हम ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड यूज करते हैं क्योंकि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है इसे हम रूम टेम्परेचर पे मेजर कर सकते हैं, वेयरएज जो बाकी मेथड है उसमें हमें टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करना पड़ता है। यहाँ पे हम मोलैरिटी यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ मोलैलिटी। मोलैरिटी की कैलकुलेशन थोड़ी इजी होती है। मैग्नीट्यूड ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर इज लार्ज इवन फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन में भी ना जो वैल्यू है ऑस्मोटिक प्रेशर की वो काफी ज्यादा आती है तो कैलकुलेशन इजी होती है। वेयरएज जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं वो ज्यादा हाई टेम्परेचर पे स्टेबल नहीं होते और जो पॉलीमर्स हैं उनकी पुअर सॉल्युबिलिटी है। इनके लिए जो ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड है बेस्ट मेथड है उनके मोलर मास को कैलकुलेट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 है एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH वाज मेड।
एक्वा सॉल्यूशन NaOH का बनाया हमने और उसका मोलर मास हमने मेजर किया यूजिंग ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड एट 27 डिग्री सेल्सियस और इसका जो मोलर मास है हमें मिला 25 ग्राम पर मोल। हमें कैलकुलेट करना है परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ NaOH। हमें अल्फा कैलकुलेट करना है, एटॉमिक मास दिया हुआ है हमें सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का। तो अगर हमें ना परसेंटेज डिसोसिएशन पता करना है, सबसे पहले हम वेन हॉफ फैक्टर पता करेंगे। वेन हॉफ फैक्टर जो है वो I होता है, दैट इज नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मोलर मास। नॉर्मली NaOH का मोलर मास क्या होता है? सोडियम का अगर आप देखोगे 23 होता है, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1। तो NaOH का जो नॉर्मल मोलर मास है वो 40 ग्राम पर मोल है। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे मोलर मास जो है वो कम हो गया, इसे हम एबनॉर्मल मोलर मास कहते हैं। तो एबनॉर्मल मोलर मास जो है NaOH का जो हमें दिया हुआ है 25 ग्राम पर मोल। तो I की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, नॉर्मल मोलर मास 40 डिवाइड बाय 25, तो ये 1.6 आ जाएगा। इस केस में अगर आप देखोगे I की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो इसमें क्या हो रहा है? डिसोसिएशन हो रहा है। तो डिसोसिएशन के केस में हम फॉर्मूला यूज करते हैं I = 1 + n-1 अल्फा। हमें पता है NaOH है, डिसोसिएट करके N + OH नेगेटिव बनाएगा, तो 2 आयन प्रोड्यूस कर रहा है, तो N का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो N का वैल्यू यहाँ पे 2 है। सब्स्टिट्यूट करेंगे, I का वैल्यू है 0.6, 1 + 2 - 1 अल्फा। तो अल्फा हो जाएगा 1.6 - 1, तो अल्फा 0.6 हो जाएगा। हमें परसेंटेज डिसोसिएशन बताना है, तो इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो 60% है वो परसेंटेज डिसोसिएशन है NaOH का सोल्यूशन में। तो ये थे 2025 के सारे PYQ। अगर आप और भी PYQ सॉल्व करना चाहते हो तो आपको मेरे चैनल पे लास्ट 11 ईयर्स के PYQ का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। साथ में अगर आप अपनी तैयारी और भी बेटर करना चाहते हो, आप लेटेस्ट MCQ, असर्शन, रीजन, केस बेस्ड क्वेश्चन, ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो आप मेरा क्वेश्चन बैंक खरीद सकते हो। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।